Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा अब तक हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके बारे में हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे. तो हमने अब तक बेटा क्या किया हुआ है, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखा जाए, रिकॉल करें इस चैप्टर्स में, तो हमने अब तक क्या देखा. पहले हमने देखा कोऑर्डिनेशन होता क्या है, हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है. फिर उसके बाद हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसमें हमने देखा था न्यूरो कोऑर्डिनेशन या फिर कहा जाता है बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था आपको न्यूरॉन्स के बारे में, उसमें न्यूरॉन्स कैसे होती है, टाइप्स हमने न्यूरॉन्स के देखे थे. नर्व सेल, जिसे नर्व सेल्स कहा जाता है, उस नर्व सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, आपको इंटरपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इन सारे के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. फिर फाइनली हमने क्या हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने देखा, डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. फिर हमने पिछला जो लेक्चर्स कंप्लीट किया उसमें हमने देखा था बेटा ब्रेन के बारे में, अर्थात हमने देखा था, डिस्कस किया था किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. वो कैसे वर्क करता है, कौन सा पार्ट आपको भाग लेता है, किस तरह का होता है. तो कल हमने किसी को लड़के ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, किसी स्टूडेंट ने, कि सर उसका वेट कितना होता है, कैसे होता है. तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ बेटा कि उसका वेट हमने देखा था अलग अलग बुकों में अलग अलग वैरी करके आपको दे सकता है, लेकिन हमने मैक्सिमम आपको बुकों में जो अगर पूछा जाता है तो आपको हमने बता भी देखा था 1450 सीसी का होता है, या ग्राम को आप कर सकते हो. 1 पॉइंट आपको लिखा होगा 1 पॉइंट इतने केजी का होता है, 1.5 केजी का होता है. तो जनरली आपको मैक्सिमम ऐसे दिया हुआ है बुक में, ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर होगा 1450 ग्राम का. ठीक है, ये लिखिए 1450 ग्राम का आपको क्या होता है, उसका वेट होता है. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, बच्चे का नहीं लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, मैच्योर आपको ह्यूमन बीइंग का, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो आपका होता है इतना. हाँ, फीमेल में थोड़ा सा वेरी करता है, फीमेल का कम वेट होता है, ध्यान रखिएगा. फीमेल का अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो 1350. ठीक है, थोड़ा सा कम करते हो, 100 ग्राम आप कम कर सकते हो. 1350 या 1270 ऐसे कहीं दिया होगा, 1270 या तो 1370 दिया होगा, ऐसे कुछ कर दिया है. तो आपको ह्यूमन उसमें से क्या करते हैं, कुछ कम कर देंगे. ह्यूमन बीइंग की अपेक्षा क्या कहते हैं, मेल की अपेक्षा फीमेल का जो वेट होता है थोड़ा सा कम होता है. क्लियर हो गया ना. तो वेरी कर सकता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया. बेटा हर क्लास में जाओगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे मिलेगा आपको, क्लियरली मिलेगा. ठीक है, हाई स्कूल लेवल में भले सेंस ना दिया हो, लेकिन आपको हर क्लास में जाओगे, मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी करोगे तो उसमें मिल जाएगा. हाँ, क्वेश्चन का जवाब देना मेरा फर्ज है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछते रहो, मैं देता रहूँगा, लेकिन आपको सजेशन करता हूँ कि आगे हमने इसलिए उसमें डिस्कस नहीं किया होता क्योंकि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में आपको दे नहीं रखा था. आगे देखते हैं आज का जो लेक्चर्स होगा, ये सारे प्रीवियस हमने लेक्चर्स कंटिन्यूअस रिकॉल किए. आज का जो लेक्चर्स होगा जो कंटिन्यूअस कर रहे हैं 10th का लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने डिस्कस करना है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखी हुई है. वो लिखा हुआ हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड. मतलब बात किसकी कर रहा है भाई, पिछले लेक्चर्स में हमने किसकी बात की हुई थी, किस टिश्यूज की बात की हुई थी, नर्वस टिश्यूज की. नर्वस टिश्यूज मतलब आपको क्या, न्यूरॉन्स के बारे में हमने बात किया था, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा हुआ था, किसके बारे में, ब्रेन के बारे में. तो वो कह रहा है एग्जैक्टली ब्रेन को उसका फोकस है कि आपको कह रहा है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्ट, कि आपको कह सकते हो ये आपको जो ऊतक होते हैं ये रक्षित कैसे रहते हैं, सुरक्षित कैसे रहते हैं, प्रोटेक्ट कैसे रहते हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ मेरे वो लेक्चर सुन लो थोड़ा सा 2-3 मिनट, इसके बारे में वो क्लियर हो जाएंगे दोनों लेक्चर. दूसरी पॉइंट एक और आपको आज बताने वाले हैं थोड़े से मिनट में, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कैच एक्शन, कि आपको जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो कैसे आपको क्या होते हैं, क्रिया करते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको देखेंगे हम कि नर्वस टिश्यू कैसे क्रिया करवाते हैं, कैसे क्रिया होती है हमारी बॉडी में. तो अब देखते हैं क्या कि हम पहले वाले का आंसर जानते हैं जो आपको लिखा हुआ है कि कैसे अपने आप को रक्षित करें. तो ध्यान से सुनिएगा कि हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था, ऊपर भी हमने जो कवर्ड बनाया था, जनरली हमने उसके ऊपर कोई लेयर्स नहीं बनाए थे. बेटा हमारे उस टिश्यूज के, ब्रेन के ऊपर क्या होता है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या होती है, एक सॉलिड क्या होता है, कवच होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रैनियम. ध्यान रखिएगा,
क्या बोलते हैं बेटा उसको? क्रैनियम बोला जाता है, सॉरी, उसको कहते हैं क्रैनियम। ठीक, क्रैनियम कह सकते हो, या फिर आपको नाम दिया होगा स्कल भी कहा, ठीक, स्कल भी कहते हैं, या फिर आपको क्या कहते हैं उसको बेटा, एक और नाम देते हैं ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम आपको एक ही है, ध्यान रखिएगा। क्या कह सकते हो? क्रैनियम कह सकते हो, स्कल कह सकते हो जिसे खोपड़ी कहते हैं, और इसी को कह सकते हैं ब्रेन बॉक्स, मतलब ब्रेन जिसमें सुरक्षित रहता है, वो कैसे आपको प्रोटेक्ट होता है। तो इन्हीं के द्वारा आपको प्रोटेक्ट होता है। ये बहुत हार्ड आपको होता है, बहुत हार्ड कठोर कवच होता है कि यदि बेटा आपको ध्यान रखेगा, अगर आपको कितना भी प्रेशर से हम उस पर चोट पहुंचाए तो हमारे ब्रेन की जो टिश्यूज होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कभी कभी आपको क्या कहा जाता है, आपको बाइक चलाते हुए, गाड़ी टू व्हीलर चलाते हुए, तो आपको क्या पहनने के लिए जरूरत है? हेलमेट। जानते हो क्यों? क्योंकि बेटा बॉडी का किसी भी पार्ट में अगर आपको चोट लग जाती है तो वो जनरली आपको कवर्ड हो जाती है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। लेकिन यदि ब्रेन की टिश्यूज आपको डैमेज हुई, तो हमने बताया ना कि आपको नर्वस न्यूरॉन्स जो होती है वो डिवाइड नहीं करती, उनको ठीक करने के लिए बेटा बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, बड़े ब्रेन के लिए। इसीलिए आपको देखोगे कि आपको ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट, जिसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट हमारे कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट क्या होती थी, स्टडी होती है उसकी, तो वो हर क्लास के जो टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं उन्हीं में गिने जाते हैं, तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट का कोर्स दिया जाता है, वही पढ़ते हैं। जो सबसे अच्छे नीट में क्वालिफाई रहते हैं उनको दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूरोलॉजिस्ट कम मिलते हैं, इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमको वो बनाना था। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी हमारा प्रोटेक्शन जो करती है इन सेलों का, वो करती है कौन? क्रैनियम, स्कल एंड ब्रेन बॉक्स जिसे कहते हो। ये तीनों नाम एक ही होते हैं। इनसे क्या होता है, वो टिश्यूज, हमारी नर्वस टिश्यू, ब्रेन की टिश्यू जो होती है वो सुरक्षित रहती है। दूसरी बड़ी पॉइंट है, इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको क्या बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें आपको लिक्विड पैटाइल भरा रहता है। ध्यान रखिएगा, इसी करोटी के जिसे क्रैनियम होता है, क्रैनियम के जस्ट नीचे आपको देखोगे ब्रेन को जो कवर करता है, एक झिल्ली मेम्ब्रेन कवर किए रहती है, उसके ऊपर वाले पार्ट पे आप देखोगे तो उसमें बैलून लाइक गुब्बारे की नया क्या कहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपको जनरली दिया होगा बेटा बैलून की तरह क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, वो सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन होता है, लिक्विड भरा रहता है उसमें, वो आपको कोई भी शॉट लगता है, चोट लगती है तो उसको एब्जॉर्प्टिव होता है, शॉट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात आपको टिश्यूज तक नहीं पहुंचने देता है। और आपकी जो ये ब्रेन की टिश्यूज होती है, नर्वस टिश्यूज होती है, वो बिल्कुल अपना काम करती रहती है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इफेक्ट पड़ गया बेटा तो हो सकता है आदमी की डेथ भी हो सकती है। एक्सीडेंटल केस में देखते हो ना, जब खतरनाक ढंग से एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्रेन पे चोट लगी हुई, तो आदमी को ले जाते जाते हॉस्पिटल तक देखते हो कभी कभी डेथ कर जाता है, क्योंकि उसके सारे फंक्शन वो अचानक में सडन में क्या करते हैं, वो अपने फंक्शन बंद कर देती है। और आपको हमने बताया कि ब्रेन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी, वो कंट्रोल कर रहा है सारे फंक्शन को, हमारे मेटाबॉलिक की एक्टिविटीज है, कुछ क्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं वो आपको एक्टिविटी, जैसे हमने बताया हार्ट बीट का, ब्लड प्रेशर का, वो सारा मेंटेनेंस कहाँ से होता है? ब्रेन से। अगर वही काम करना बंद करें तो बेटा आपको 1-2 सेकंड के बाद आपको क्या हो सकती है, डेथ कर सकते हैं आप, 5 मिनट के अंदर डेथ कर सकते हैं। जब तक काम करेगा तब तक मेंटेन किया रहेगा, जैसे भी अपना काम स्टॉप किया बॉडी उसके रिलीज कर पाएगी, वो डेथ का कारण चल जाए। तो इस तरह से डेथ हो जाती है कभी कभी एक्सीडेंट। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप बेटा जितने भी आपको थोड़ा सा एज के इस 10-12 साल के एज में जो 9th-10th में जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा बाइक ज़्यादा तेज चलाते हैं, तो आप कंट्रोल करके चलाइए और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अपने से भी ब्रेन को प्रोटेक्ट रखो बेटा, मेरी सलाह। और गवर्नमेंट तो वैसे भी लागू की है, वो कानूनन अपराध होता है कि कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो आपको फाइन मार सकता है, इसीलिए आपकी सुरक्षा के लिए वो सब किया, अपने के लिए नहीं। तो आप खुद अपने से सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम पहले भी बात किया कर रहे थे, हाँ, ये प्रोटेक्ट ऐसे ही करता है, उसके एब्जॉर्प्टिव पार्ट को क्या करता है, वो रोक लेता है, और वो हार्ट जो होता है, यदि एनसीईआरटी में बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट लगी है, उसको कवच कर रहा है, ये क्या करके ब्रेन को कवच कर रहा है, इसका क्रैनियम का। लेकिन क्या है, कभी कभी आप अपने एनसीईआरटी की भाषा लेते हैं कि आप कमर पे अपने हाथ रख के पीछे वाले पार्ट पे आपको टच करेंगे, तो आपको हार्ड क्या होगा, एक
आपको बिल्कुल जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्ड याद रखिएगा, जिसे कहते हैं मेरुरज्जु या फिर कहते हो हिंदी में रीढ़ की हड्डी। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मेरुरज्जु जो होती है हमारी बॉडी में, वो हमारे जो बैक बोन से स्टार्ट करो, कमर के पीछे हाथ रखो, फिर दिखा देगा हार्ट पहले, मिड में बैक बोन जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कह सकते हो, इसी को कहा जाता है बेटा बैक बोन के नाम से जाना जाता है, बैक बोन। बैक बोन होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, और यही वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, इसके अंदर पाई जाती है हमारी क्या, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, जो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो क्लियर है, इसलिए इतना हार्ड रहता है। वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी स्पाइनल का, हमारी स्पाइनल का उसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है बेटा, सुरक्षित रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहां पे भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको ब्रेन तक दर्द पहुंचेगा, वहां तक रिलीजन होगा, क्योंकि वही तो सप्लाई करती है, सारे नर्वस सिस्टम के सिस्टम जो होते हैं उन्हीं के द्वारा आपको क्या होता है, सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो एनसीईआरटी में रखा था। क्लियर बात? एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा घर पे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया होगा, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कैच एक्शन। आपको जो नर्वस टिश्यूज होती है, जो तंत्रिका ऊतक होती है, वो आपको कैसे काम करती है या क्रिया कैसे करती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको हम बताएंगे बेटा कि वो सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। जैसे कि हम पहले से हम देखा जाए तो हम नर्वस टिश्यू के बारे में आपको बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स में आपको स्ट्रक्चर भी हमने बताया, वो क्या करती है, उसका एक सिरा क्या जुड़ा रहता है बेटा, मसल से जुड़ा रहता है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में क्या होती है, तंत्रिका आवेग के रूप में क्या होती है, संचालित होती है, और विद्युत आवेग विद्युत आवेग के रूप में क्या होती है, संचालित होती है, और वो केमिकल्स के द्वारा रिलीज की जाती है, जो डेंड्राइट्स में उत्पन्न होता था, फिर साइटोन से होता हुआ एक जॉन पे जाता था, एक जॉन फिर दूसरे वाली सेल को देता था। इस तरह से पहुंचते पहुंचते वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता। ब्रेन उसको सोचता समझता था, रिस्पॉन्स करने के लिए उसको आदेश देता था। तो आदेश देगा तो उसका जो प्रेरक होगा, जो ऑर्डर होगा, वो कहाँ तक जाएगा, तो उसको मोटर न्यूरॉन्स जो होती थी वो लेकर आती थी, जिसका एक्जान वाला सिरा आपको कहाँ से जुड़ा हुआ था, मसल से। स्ट्रक्चर में देखा रखा हुआ था हमने, मसल से जुड़ा होता। अब ये बात आती है कि मसल्स जो होती है वो फाइनली क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, वो काम क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट तो मसल्स है। इंफॉर्मेशन आई, जैसे हमने कहा ना, वहाँ पे किसी गर्म प्लेस को टच किया या हीट को टच किया तो हमने हाथ को हटा दिया, तो हाथ वाली मसल्स वहां से क्लियर करें। मसल्स क्या होती है, आपने पिछले 9th क्लास में आपको बेटा पढ़ाया गया होगा, मसल्स का, मसल जो टिश्यू होती है वो आपको क्या होती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। पढ़ा है ना, बताया रखा होगा कि 9th में नहीं पढ़ा हुआ तो 9th का लेक्चर ले रहा हूँ, जैसे टिश्यू अभी पढ़ा नहीं रहा, अभी तो सेल चल रहा है, टिश्यू जैसे हम पढ़ाएंगे उसके बाद लेक्चर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वो जो मसल्स होती है, मसल्स की वजह से क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट होता है। तो वो क्या करता है, फाइनली जो फंक्शन होता है न्यूरॉन्स का, फाइनली जो फंक्शन हो रहा है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो क्या होता है, मूवमेंट कर रही है। कौन कर रहा है, मसल्स कर रही है, मसल्स की वजह से होता है। तो ये मसल्स में अब बात आती है कि ये मसल्स में आपको मूवमेंट कैसे होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी में लिखा हुआ कि हाउ डू एनिमल्स मसल्स मूव, कि एनिमल्स की मसल्स जो होती है वो मूव कैसे करती है, प्रिंट कैसे पढ़, उसका भी क्वेश्चन का जवाब देना कि एनसीईआरटी करेगी कि वो फिर मूवमेंट कैसे करती है बेटा। वो मसल्स का मूवमेंट कैसे होता है, तो आपको सीधी सी बात है कि मसल्स में क्या होता है बेटा, वो मसल जो मूवमेंट करती हैं उनमें क्या होता है, उनका शेप जो होता है, जनरली आपको कह रहा है कि व्हेन ए नर्व इंपल्स रीच द मसल्स फाइबर्स मस्ट मूव, हाउ डज द मसल सेल मूव। अब देखो क्या कहा कि जैसे ही नर्व इंपल्स का जो मूवमेंट जाता है, पहुंचता है किसके पास, मसल्स के पास, तो मसल्स फाइबर जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, मसल्स फाइबर जो होते हैं, मसल्स फाइबर जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं। ये क्या करेंगे बेटा, मूव करने लगते हैं, ये मूव करने लगते हैं। अब बात हो, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि उसके पहुंचने की मूव कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह के। तो आपको लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन क्या आपको दिखाता हूं बेटा, लिखा हुआ है कि आपको हाउ डज ए मसल सेल्स मूव, कि आपको ये मसल सेल्स आपको क्या करती है, मूव कैसे करती है। तो हमने ये देखा
कि मसल्स जो मूवमेंट होता है तो दे आर द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सेलुलर लेवल इन द मसल सेल्स विच मूव बाय द चेंजिंग देयर शेप टू द देयर शॉर्टर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ टू मसल सेल्स चेंज देयर शेप। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि ये मसल्स कैसे आपको करती है। तो बात ये कर रहा है कि ये मसल्स जो मूव करती हैं वो अपने सेलुलर लेवल पे करती है। सेलुलर लेवल का मतलब वो अपने सेल के स्ट्रक्चर में क्या करती है, चेंज करती है, अपने शेप को क्या करती है, चेंज कर लेती है। सेल की जो शेप होती है, फाइबर्स की जो शेप होती है, उसको शेप को क्या करती है, वो चेंज कर लेती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो शेप को चेंज करके वो क्या करता है, मूवमेंट करवाती है। तो बात ये आई कि वो चेंज कैसे करती है। लास्ट क्वेश्चन इंसान ने कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि वो आपको उनका शेप किसकी वजह से चेंज हुआ। तो ध्यान रखिएगा, उनका जो शेप चेंज हो जाता है सेलुलर लेवल पे, उसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। एक विशेष प्रकार की स्पेशलाइज्ड क्या होती है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस प्रोटीन इज पार्टिसिपेट इन द चेंजेस ऑफ द सेल शेप। वो मसल सेल्स का जो शेप होता है, जो चेंज होता है, वो आपको किसकी वजह से होता है, उसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो सेल का शेप जो होगा बेटा चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस सेल में मूवमेंट आएगी, वो हेल्प करता है। इस तरह से क्या होता है, मूवमेंट होता है सेल्स का। तो वही लिखा हुआ है कि आपको लास्ट होती है कि इस सेल में आपको सेलुलर लेवल पे आपको मसल पे स्पेशल प्रोटीन क्या होती है, वो देयर शेप और देयर अरेंजमेंट इन सेल रिस्पॉन्ड टू नर्वस इलेक्ट्रिक इंपल्स। व्हेन दिस हैपन, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल्स एंड शॉर्टर शॉर्ट। वही क्या है, क्लियर हो गया कि हमारे जो मसल्स में शेप चेंज हुआ तो प्रोटीन्स की वजह से हुआ। वो कितना प्रोटीन्स बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, तो आपको ये डिसाइड करता है हमारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है। जैसे ही जैसे ही आपको नर्व इंपल्स पहुंचती है, जिसको हम जनरली आवेग के रूप में पहुंचता है, जैसे मसल्स के पास पहुंचता है, उसमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होने लगेगा स्पेशल टाइप की, और उसके सेल्स में मसल फाइबर में क्या होता है, सेल में चेंजेस आएंगे और वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, मूवमेंट होने लगेगा। तो ये आपको था, हमने यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद भी बताया था मसल्स में अगर देखा जाए तो आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में हमने बता रखा हुआ है चैप्टर में कि उसमें आपको क्या होती है, दो तरह की मसल्स होती है। एक हमने बताया था इनवॉल्वेंट्री मसल, ऐच्छिक पेशियां, और क्या होती है, अनैच्छिक पेशियां। ध्यान रखिएगा, उसका डिटेल हमने बताया, कहीं लेक्चर में भी नाम दिया आपको बताया था वॉल्वेंट्री मसल, सॉरी क्या लिया था, वॉल्वेंट्री मसल, और दूसरा आपको होती है इनवॉल्वेंट्री मसल। दो तरह की मसल्स होती हैं। कैसी पेशियां होती हैं इसकी, तो दो तरह की होती हैं। एक होती है वॉल्वेंट्री मसल्स होती है, दूसरी होती है आपको कौन सी, इनवॉल्वेंट्री मसल्स होती है। वॉल्वेंट्री मसल का मतलब होता है ऐच्छिक पेशियां, ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिएगा आप, ऐच्छिक पेशियां। इनवॉल्वेंट्री मसल का मतलब होता है अनैच्छिक पेशियां। ये दो तरह की होती है। तो हम जब 9th में पढ़ेंगे, 9th की बुक एक बार फिर से देख लो, वहां पे पढ़ाया होगा हमने, तो आपको फिर से उठा के देख लो बेटा, वहां पे आपको ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां में अंतर दे रखा होगा, ठीक है, उसमें डिफाइन कर सकते हो। वो पूछ रहा है कि आपको क्या करना। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का, ये पॉइंट खत्म हुआ। आज का जो लेक्चर हमको बताना था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैं उसका फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, बड़ा इंटरेस्टेड है, ध्यान से सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो साफ साफ सुनो। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है उनमें आपको किस तरह से होता है उसको हमको देखना है। जबकि हम जानते हैं बेटा, हमको पता है कि जो आपको प्लांट होते हैं, जो पौधों में पादपों में समन्वय, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता था, लेकिन पादपों में ना तो कोई तंत्रिका तंत्र होता है। ये लिखा हुआ कि यदि देखा जाए कि पादपों में जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए आपको जंतुओं में क्या होता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, या फिर नर्वस टिश्यू का लेवल, जो हमने अभी सुना ना, नर्वस टिश्यू के ही वजह से तो सारी क्रियाएं हो रहा था, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा था।
जबकि क्या होता है कि आपको प्लांट्स में इसमें न तो कोई नर्वस आपको सिस्टम पाया जाता है और न ही कोई नर्वस टिश्यूज पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, किस तरह से आपने क्या करता है, ये क्या कहते हैं कि नर्वस जो मसल्स भी नहीं पाया जाती, इसमें मसल्स भी नहीं मिलता है बेटा। देखिए ना प्लांट्स में, प्लांट में न तो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस टिश्यू ना होती है, न तो मसल्स होता है। तो फिर इनका कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कैसे वायुमंडल से या फिर टच करने से रिस्पॉन्स कैसे करते होंगे उसके अनुसार, बड़ी इंटरेस्टेड है। एनिमल का तुमने आसानी से देख लिया, पौधों में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो इनमें कैसे होता है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं बेटा, छुई मुई का पौधा। छुई मुई पौधे को यदि हम टच करें, उसके देखें पौधे को, उसके पौधे की पत्तियों को यदि हम टच करें तो धीरे धीरे क्या करती है, मुरझाने लगती है। अर्थात मुरझाने का मतलब मूवमेंट करती है ना, वही तो मूवमेंट हुआ, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे ही हमने टच किया मुरझाने, जब तक आप टच नहीं करोगे तो मुरझाएंगे, उनमें रिस्पॉन्स हो रहा है। तो वो कैसे आपको रिस्पॉन्स करेंगे आगे देखेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे एक और एग्जांपल है बेटा, जैसे आपने देखा होगा क्या, एक बीज को, एक सीड को अंकुरित होकर जर्मिनेट होते हुए देखा होगा। जब वो सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें आपको क्या होता है, उसमें दो चीजें निकलती है, एक तो शूट का मॉडिफिकेशन होता है और एक होता है रूट का। शूट का मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपका प्ररोग निकलता है, और एक रूट का मॉडिफिकेशन का रूट निकलती है। तो आपने देखा होगा जैसे ही सीड आपको क्या होता है, जर्मिनेट करता है, मतलब वो क्या करता है बेटा, उगता है, उसका स्फुटन होता है, तो रूट क्या करेगी, जमीन के अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करती है। और ये जो होता है शूट वाला भाग ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। बाद में वही तो स्टेम एंड लीफ का मॉडिफिकेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा, शूट मॉडिफाइड विद द लीफ एंड स्टेम इज द शूट मॉडिफिकेशन। शूट का मॉडिफिकेशन ही लीफ और क्या होती है, स्टेम होती है। तो वो शूट वाला भाग ऊपर की तरफ जाता है जमीन के, और वो नीचे की तरफ, वो आपको दोनों तरह से मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो छुई मुई का मूवमेंट होता है, जिसको टच करने से वो आपको मुरझा जाती थी, वो उसका मूवमेंट जो होता था वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, छुई मुई का जो मूवमेंट था वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं था। ग्रोथ का मतलब वृद्धि, वो वृद्धि से रिलेटेड नहीं था। और जबकि हम दूसरा एग्जांपल जो लिए थे, वो दूसरा एग्जांपल हमने किसके वजह से, किसके कौन सा लिया था बेटा, वो सीड का लिया था, कोई भी सीड का जो जर्मिनेशन का। तो उसका मूवमेंट जो होता है, तो उसमें जब तक आपको क्या होती है, ग्रोथ नहीं होगी, तब तक वो बढ़ी रहेगी, वृद्धि होती ना, तभी तो मूवमेंट करते हुए ऊपर जाता है। तो दो तरह से आपको मिला। तो इस तरह से पौधों में जो आपको कोऑर्डिनेशन होगा, वो हमको क्या कहते हैं, जो वृद्धि होती है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो दो तरह से डिपेंडेबल मिलती है। पहला किस पे होगा, एक तो नॉन डिपेंडेबल इन ग्रोथ, नॉन डिपेंडेबल ऑन द ग्रोथ। एक तो ऐसी तरह से होता है जो ग्रोथ पे आपको क्या होती है, डिपेंड नहीं करती। दूसरी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक होती है किसके द्वारा, जो ग्रोथ पे क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है। तो पहला हम देखेंगे जो ग्रोथ पे आपको डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होता। पहली पॉइंट वही एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, देखो, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, ऐसे लिखा हुआ, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। और इंग्लिश मीडियम वाले में बुक में बेटा आपको लिखा होगा इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस। स्टिमुलस जो होता है बाहरी वातावरण, हमने बता रखा हुआ, स्टिमुलस का मतलब होता है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण में होने वाले चेंजेस जो होते हैं उसी को स्टिमुलस बोलते हैं। तो वो इमीडिएटली अचानक में जो चेंजेस होता है उसके अनुसार वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। यदि हम देखा जाए, पहला जो हमने एग्जांपल लिया था बेटा, किसका लिया था, छुई मुई का, ठीक है। पहला जो हमने एग्जांपल्स लिया था, वो हमने आपको एग्जांपल्स लिया था किसका, छुई मुई का एग्जांपल हमने लिखा था। जैसे आपको लिखा हुआ ना, लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ द मूवमेंट सच एज दैट इज द सेंसिटिव प्लांट। Sensitive plants is no growth involved. The plant must actually move in waves in response to touch. But there is no nervous tissue, no any muscle tissue. How does the plant detect the touch and how do the leaves move in the response? बड़ी इंटरेस्टेड पॉइंट लिखा हुआ, तो सेंसिटिव की लाइन में हम दे रहे हैं। सेंसिटिव क्या होगा, यदि हम क्या करें, एक प्लांट्स को लेते हैं छुई मुई को, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम उनकी पत्तियों को क्या करते हैं बेटा, टच कर ले जाते हैं, तो वो क्या करती है, देन तुरंत क्या करेंगी, वो रिस्पॉन्स करते हैं, अर्थात मूवमेंट करने लगती है। और ये मूवमेंट जो होता है
वो आपको डिपेंड नहीं रहता ग्रोथ पे। ध्यान रखिए ग्रोथ पे क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता, ग्रोथ की वजह से नहीं होता। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उनके छूने से मूवमेंट जो हुआ उनमें, जबकि पौधे में हमने देखा उस प्लांट्स में जिसको हमने क्या सेंसिटिव प्लांट जो होता है, छुई मुई जिसे कहते हैं, सेंसिटिव प्लांट होता है जो सेंस करता है, तो वो मूवमेंट जब होता है तो उसमें देखा आपने क्या, अभी हमने बताया न तो प्लांट में कोई नर्वस टिश्यू है और न ही उसमें क्या मसल्स है, तो रिस्पॉन्स कैसे किया है ना इंटरेस्टेड, उसी को तो हम बता रहे थे, अभी देखेंगे, अभी पूरा उसका आंसर नहीं मिला, हम तो एनसीईआरटी की ही भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेगा काम, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ध्यान से सुनो, उसका भी आंसर बताऊंगा और आपके एनसीईआरटी में ही आंसर लिखा हुआ, क्लियर है। आते हैं बारे में, वो कैसे आपको होता है, बड़ी सात फॉर्म में लिखा हुआ, देखो, इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड एंड व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, इट इज द अपीयर टू मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपने ध्यान से देखा होगा, यदि अगर ध्यान से उसको इंडिकेट एग्जैक्टली उसका देखे, ध्यान करें, तो हम ये देखने को मिलता है कि क्या आपने जिस स्थान को टच किया था, क्या मूवमेंट उस स्थान पे हुआ था, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, नहीं, आंसर क्या मिलेगा, नहीं, जिस स्थान पे आपने पत्ती को जिस स्थान पे टच किया था, मूवमेंट वहां से स्टार्ट नहीं होता बल्कि उसके डिफरेंट पॉइंट पे स्टार्ट होता है। इंटरेस्टेड मिला कि अर्थात सेंस कर रहा है, वो कैसे सेंस कर रहा है, तो सिंपल सा फंडामेंटल है बेटा, हम आगे की देखते हैं कि वो कैसे आपको क्या करता है, टच करता है, डिफरेंट पार्ट पे टच करने से वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, और इस वजह से कि इनमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है, हम जिस स्थान पे टच कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहा है, सेलुलर लेवल पे ही कर रहा होगा मूवमेंट, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, तो हमने देखा मसल्स भी नहीं है, हमने देखा क्या नर्वस टिश्यू भी नहीं है, तो हमने ये मसल्स नहीं है तो उसकी सेल्स कैसे मूवमेंट को शो की, तो इंटरेस्टेड पॉइंट ये है कि हमने मसल्स में पढ़ा हुआ था कि कुछ इंपॉर्टेंट, अभी भी पढ़ा ना, अभी भी लेक्चर्स के पहले शुरुआत में बताया हुआ था मसल्स में कि उनमें एक विशेष प्रकार की केमिकल्स आपको रिलीज होते हैं, प्रोटीन्स बनती है जिसकी वजह से करते हैं, इनमें भी क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स क्या होते हैं बेटा, रिलीज नहीं किया, लेकिन हाँ वो क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टच करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स के लिए केमिकल का फंक्शन नहीं होता, इनमें क्या होता है, जैसे ही हम टच करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम टच करते हैं इसमें, सॉरी हाँ प्लांट्स के लिए, कि फाइनी एनिमल्स, प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने बताया था कि हम मूवमेंट जो करवाते थे एनिमल्स में, एनिमल टिश्यू में जो होती थी मसल्स में, वो स्पेशल टाइप की सेल शेप आपको चेंज कर रही थी, जिसकी वजह से होता था, वो शेप कैसे चेंज होता था, तो एक प्रोटीन, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनती थी, केमिकल आपको कहते थे। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की कर रहे हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है, कोई केमिकल नहीं बन रहा है, न तो उसमें मसल्स है, वो साधारणतः क्या होता है बेटा, वो अपने शेप को चेंज करती है, वो भी शेप को चेंज करती है, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन नहीं बनती, तो वो कैसे चेंज करती है अपने शेप को, तो उसकी सेल्स जो होती हैं शेप चेंज करती है वाटर के आधार पे, वाटर मीडियम के आधार पे, जैसे ही आपने टच किया वहां का वाटर मीडियम लो क्वालिटी में हो जाएगा, सेल जो होगी अपने शेप को क्या करती है, चेंज कर लेगी, किस पे डिपेंड रहता है, वाटर पे। देखिए लास्ट लाइन पे आपको लिखा हुआ है कि आपको इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फॉर्म इन द मसल से प्लांट से चेंज से बाय द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्ट इन द swelling or shrinking and there is the changing in shape। प्रेजेंटेशन लास्ट वाली फाइल में तो एक लाइन में लिखा हुआ था, सारी कहानी हमने ये बताया, लेकिन एक लाइन में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ था, जो इनके अपने शेप चेंज करते हैं वो वाटर के अमाउंट पे चेंज करते हैं, अगर सेल में वाटर भरा हुआ है बिल्कुल, तो बेटा वो सेल क्या करेगी, स्वेलन किए रहेगी, लेकिन जैसे अमाउंट कम होगा तो श्रिंक कर जाएगी, आपको सिकुड़ जाएगी, तो जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, उसमें छुई मुई में मूवमेंट होता है। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल कह रहा है कि हमने इस तरह से आपको पहले मूवमेंट के बारे में आपको डिस्कस किया, पहला मूवमेंट हमने आपको बताया, देन अब अगली मूवमेंट हम जो देखेंगे वो देखेंगे डिपेंड ऑन द ग्रोथ। दूसरी मूवमेंट हमको किस पे देखना है बेटा, ग्रोथ पे देखना है, ग्रोथ कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, इतना छोड़ देते हैं, एक पॉइंट हमको प्लांट का समझ में आया नर्वस का, ये छुई मुई का जो एग्जांपल दिया कैसे सेंस करते थे, तो वाटर मीडियम के बैलेंस से करते हैं, हर सेल अपनी सेल कैसे सेट करती है, तो मूवमेंट होता है तो वाटर मीडियम, क्लियर हो गया ना, वो सेंस उस तरह से करते हैं।
दूसरा मूवमेंट हम देखेंगे किसके आधार पे, ग्रोथ के आधार पे देखेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आशा करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा और आप मेहनत करते रहिए, थोड़ा आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। मेरे लेक्चर सुनने के बाद एनसीईआरटी भी पढ़ लिया करो, उससे पहले भी पढ़ लिया करो, जो हम पहले से बता देता हूँ हाँ ये पढ़ाना है हमको, तो आप पढ़े रहेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर से आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट में लिख भेजिएगा, क्वेश्चन पूछना है, जो भी क्वेश्चन का डाउट हो मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगा। क्लियर है? तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।